Hello guys, welcome to the biology class. So this is Deepak and let us start for our today's topic. So we were discussing the chapter Principle of Inheritance and Variation, and in this today's video we will be discussing about Mendelian disorders. So before coming to this, let us come to the cause of variation. So we know that variation is a feature of sexually reproducing organisms, and we studied that variation occurs due to meiosis in the formation of gamete. So we came to know that during the formation of gamete, meiosis occurs, and this meiosis is responsible for the variation between parents and the offspring. But the question is meiosis the only cause of variation, or the variation occurs only because of meiosis? So the answer is no. Now there is some other cause also which leads to variation, and that is called as mutations. We'll study the mutation in detail in the next chapter, but for the time being, just consider this. If there is change in the segment of DNA है, we have studied in class 11 that DNA is made of nucleotides. तो 4 बेस पेयर होते हैं ATGC. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द DNA, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो यहाँ पे ये ऐसे बेस पेयर्स लगे होंगे ATGC AT, यहाँ पे अगेंस्ट में कॉम्प्लीमेंट्री पे लगते हैं. फॉर इन शॉर्ट इफ़ आई टेल यू दैट अगर DNA के किसी भाग में कोई चेंज आ जाता है, मतलब DNA के किसी पार्ट में कुछ चेंज आ जाता है, मीन्स पहले वहाँ पे कोई और बेस था, अब उसकी जगह कुछ और आ गया है, तो सीधी सी बात है बेटा, DNA प्रोटीन के लिए कोड करता है. अगर DNA में कोई चेंज आया तो प्रोटीन में भी चेंज आएगा. तो जब ये चेंज सडन होता है तो दैट चेंज इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द म्यूटेशन. तो म्यूटेशन इज बेसिकली सडन चेंजेस दैट अकर्स इन DNA ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. म्यूटेशंस कभी भी स्लो होने चाहिए. अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट करना है या उसको इवोल्यूशन करना है तो बहुत सारे म्यूटेशंस एक साथ आना हार्मफुल होता है. तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन म्यूटेशंस आर स्लो बट रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन. अब ऐसा नहीं है कि म्यूटेशंस हमेशा ही स्लो होते हैं. फॉर एग्जांपल ये भी नहीं है कि म्यूटेशंस हमेशा बेनिफिशियल होते हैं. वेरिएशन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है. तो सारे के सारे म्यूटेशंस बेनिफिशियल नहीं होते हैं. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी हिरोशिमा और नागासाकी में. तो बेसिकली जो न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था, न्यूक्लियर बॉम्ब से जो रेडिएशन निकलती है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो हमारे DNA को चेंज कर सकता है. बट वहाँ पे बड़ी मात्रा में रेडिएशन निकला था, तो दैट कॉजेज मल्टीपल म्यूटेशन, और इसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन में आज भी काफ़ी डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं. तो म्यूटेशन इज़ वन सच कॉज फॉर वेरिएशन. ओके, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं डिटेल में वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर, बट यहाँ पे एक डिफेक्ट पढ़ने के लिए म्यूटेशन को समझना ज़रूरी है. ओके, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट. अब आते हैं डिसऑर्डर्स. ना व्हाट आर डिसऑर्डर? डिसऑर्डर इज बेसिकली एनी माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट. बॉडी के पूरी बॉडी में या फिर बॉडी के किसी हिस्से में अगर कोई गड़बड़ होती है, गड़बड़ इन द सेंस कि दैट पार्ट इज नॉट परफॉर्मिंग द फंक्शन प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड अ डिसऑर्डर. अब जेनेटिक्स में जो डिसऑर्डर्स है उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है. एक डिसऑर्डर कहलाते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, या इनको जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. So this basically represents the difference between Mendelian and chromosomal disorders. अब इसको एक थोड़ा सा लॉजिक से समझते हैं. सपोज करो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है. अगर अब हमें पता है क्रोमोसोम DNA का बना होता है. अगर इस क्रोमोसोम के किसी हिस्से में, से फॉर एग्जांपल इस पार्ट में यहाँ पे कोई जीन है और किसी भी कारण से ये जीन डिफेक्ट हो जाता है. डिफेक्टेड मीन्स कि अब ये जीन जिस प्रोटीन के लिए कोड करता था उस प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर पा रहा है. तो जब किसी एक स्पेसिफिक जीन में डिफेक्ट होगा क्रोमोसोम के, या जीन में चेंज आने की वजह से ऑर्गेनिज्म में डिफेक्ट आएगा, तो उसको कहते हैं बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डिसऑर्डर. सो लाइक आई हैव मेंशन्ड अकर्स ड्यू टू द डिफेक्ट इन जीन ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. सेकंड, इस डिफेक्ट आने की वजह से मैक्सिमम केसेस में इंडिविजुअल स्टेराइल नहीं होता है. स्टेराइल होने का मतलब है कि इंडिविजुअल is unable to produce the gamete. थर्ड, इनका जो इनहेरिटेंस होता है, मतलब जो इनका ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, वो मेंडल्स के लॉ को फॉलो करता है, जो मेंडेलियन पैटर्न है उनको फॉलो करता है. एंड इट अराइजेज ड्यू टू द म्यूटेशंस इन जीन. मैंने अभी बात करी थी ना म्यूटेशन की,
तो सीधी सी बात है, अगर डीएनए में कोई बदलाव आया तो उससे प्रोटीन जो बनेगा उसमें भी चेंज आएगा। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के ज़्यादातर जो कारण हैं वो म्यूटेशंस होते हैं प्लस डिफेक्ट इन द जीन। जीन में जो डिफेक्ट है वो मोस्टली म्यूटेशन से ही आता है बेटा। अब आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इसको समझने के लिए ऐसा समझिए कि अब यहाँ पे किसी जीन की बात नहीं चल रही है। जब किसी क्रोमोसोम, या तो क्रोमोसोम पूरा एक क्रोमोसोम ही डिलीट हो जाए, या क्रोमोसोम ऐड हो जाए, या क्रोमोसोम डबल हो जाए किसी कारण, जैसे फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी में, कोई गड़बड़ हो गई और इसकी वजह से एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, सपोज करो, तो हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम हो गए? 47 हो गए। सपोज 46 थे, एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया तो कितने बचे? 45 बचे। सपोज 46 थे, किसी कारण सेल डिवीजन में स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ और क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ को मूव नहीं कर पाए, तो एक ही सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 92। ओके, तो basically this is called as chromosomal disorders. So as I have mentioned, occurs due to the deletion or addition in entire chromosomes. इस केस में जो इंडिविजुअल्स अफेक्टेड होते हैं, these are mostly sterile, ये स्टेराइल होते हैं and they do not follow the Mendel inheritance, ये मेंडल के पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आते कैसे हैं? तो आई हैव मेंशन्ड अकर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन डॉटर सेल। इसको समझते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, तो नॉर्मल जब मियोसिस 1 होता है तो दिस इज द प्रोसेस, और इसमें मियोसिस 1 में फाइनली क्या होगा? क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक टर्म आता है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब ये होता है, जब कभी सेल डिवीजन हो रहा है, ये सेंटर में आपके क्रोमोसोम्स हैं होमोलॉगस पेयर्स के फॉर्म में, फिर आपको पता है कि अपोजिट पोल्स की तरफ को मूव करते हैं, तो आधे क्रोमोसोम यहाँ मूव करेंगे और आधे यहाँ करेंगे, फिर दैट इज फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन या सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो इसकी वजह से क्या होगा? क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब यह है कि जब ये क्रोमोसोम इस यहाँ सेंटर से एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे जो होमोलॉगस पेयर्स हैं, ये पेयर्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं, दे डू नॉट सेग्रीगेट and enters the pole region, so this is called as non-disjunction of chromosome. So that's why I have mentioned here occurs due to inability of chromosome to segregate during cell division. अब क्रोमोसोम अगर सेंटर पे है और वो सेग्रीगेट ही नहीं करता है, तो जो सेल बनेगा उस सेल में क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो जाएगा बेटा। So that is called as non-disjunction of chromosomes. Now presented in front of you are some of the examples of diseases like Mendelian disorders में will study about sickle cell anemia, thalassemia, hemophilia, phenylketonuria and color blindness. Similarly, chromosomal disorders में we have to study about Down syndrome, Klinefelter syndrome and Turner syndrome. So before we move forward, let us understand some terms. Now here it is mentioned sex-linked disorder या sex-linked means it occurs on the X chromosome. अब सेक्स लिंक का मतलब ये होता है, आपको पता है कि जो 23rd पेयर होता है, फीमेल में इट इज XX एंड मेल में इट इज XY। तो जब भी कोई डिसऑर्डर इस X क्रोमोसोम में होगा, जब भी कोई डिसऑर्डर X क्रोमोसोम में होता है, तो उस डिसऑर्डर को सेक्स लिंक डिसऑर्डर कहा जाता है। इसको याद रखना, whenever there is a disorder in the X chromosome that is called as sex link. Now अब ये डिसऑर्डर रेसेसिव भी हो सकता है और डोमिनेंट भी हो सकता है। अब रेसेसिव का मतलब होता है, फीमेल में समझते हैं, जैसे सपोज करो ये एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल का। अब ये वाला जो क्रोमोसोम होगा इसमें डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होगा और इस वाले क्रोमोसोम में रेसेसिव अलील प्रेजेंट होगा। तो कोई डिजीज रेसेसिव तब होती है जब जो डिफेक्टेड जीन है, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ डिफेक्टेड जीन, वो किस में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन द रेसेसिव आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। ऑलराइट, तो तभी इसको रेसेसिव कहते हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट एक्स है ये डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये दूसरा रेसेसिव को। अब अगर किसी डिजीज का जीन डोमिनेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो उसको कह देंगे हम डोमिनेंट। तो यहाँ लास्ट वाला पॉइंट देखिए, डोमिनेंट मीन्स इट अकर्स ऑन द डोमिनेंट अलील ऑफ क्रोमोसोम। ओके, फिर आता है एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो वी स्टडीड दैट out of 46 या out of 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 23rd इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम, और जो स्टार्टिंग के 22 पेयर्स हैं उन्हें कहते हैं ऑटोसोम्स। तो अगर कोई डिजीज उन 22 क्रोमोसोम्स के पेयर में होती है
तो दैट डिजीज इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल डिजीज। ओके, तो सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के अगर किसी क्रोमोसोम के जीन में कोई डिफेक्ट आता है तो उसे कहते हैं ऑटोसोमल डिजीज। अब ये ऑटोसोमल भी डोमिनेंट हो सकती है और रेसेसिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर क्रोमोसोम किस में होता है, 46 में से 46 क्रोमोसोम जो है वो सब किस में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। देयर आर 23 पेयर्स। तो अब इसमें भी क्या हो गया, एक डोमिनेंट हो गया और एक रेसेसिव हो गया। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस टर्म्स। मैंने यहाँ पे पेडिग्री मेंशन नहीं किया है, पेडिग्री के लिए विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। वो एनसीईआरटी में काफ़ी लिमिटेड है बट वी नीड टू स्टडी इट इन डिटेल। तो आते हैं अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिसऑर्डर दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। अब ये रेसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। रेसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर, सेक्स लिंक का मतलब ये XX क्रोमोसोम में के किसी जीन में होने वाले डिफेक्ट से होती है, और रेसेसिव मतलब ये रेसेसिव आर्म में प्रेजेंट है। तो से फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस है तो मैंने कह दिया C से दिखा दिया। तो अब जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सेक्स लिंक डिसऑर्डर एंड दिस डिसऑर्डर arises due to the defect in the recessive allele of the chromosome। तो जो पेयर्स होते हैं उसमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है। ओके, अब इस डिजीज में क्या होता है कि पेशेंट इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो पेशेंट इसमें रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ओके, अब यहाँ समझते हैं, मेल में ये डिजीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और फीमेल में इसके चांसेस बहुत कम हैं। अब ऐसा क्यों है इसको समझते हैं कुछ पुनेट स्क्वायर से। अब से फॉर एग्जांपल देखो यहाँ 3 केसेस बनते हैं बेटा, तीनों केसेस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस समझते हैं। अब ये इसका ना जीनोटाइप और प्रोजेनीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट पुनेट स्क्वायर मेथड, वो यू ऑलरेडी नो। अब सपोज करो ये कोई फीमेल है, ठीक है। अब इस फीमेल में डिफेक्टेड जीन तो दिख रहा है मुझे XC, बट ये फीमेल अनएफेक्टेड होगी। ये अनएफेक्टेड क्यों होगी, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि इस फीमेल का जो जीनोटाइप है वो ये है बेटा XXC। क्यों? अब जो मैंने कहा था कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो है बेटा रेसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, मतलब रेसेसिव क्रोमोसोम पे डिफेक्ट होगा। अब ये इस क्रोमोसोम का कोई जीन डिफेक्टेड है बट यहाँ पे इसका डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट है। तो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ये इसके सामने क्या रहेगा, हिडन रहेगा। The female will remain unaffected but she will be a carrier। कैरियर का मतलब है जिसमें डिजीज तो नहीं दिख रही है बट वो उस डिजीज के जीन को कैरी करने का काम कर रही है, राइट। तो अब सी हियर, अब इसी वजह से जो मैंने पीछे एक स्टेटमेंट मेंशन किया था कि मेल हैव हाई चांस ऑफ हैविंग डिफेक्ट, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और अगर वो एक्स क्रोमोसोम रेसेसिव आया तो सीधी सी बात है वो डिजीज, उसमें डिजीज दिखेगी ही दिखेगी, मीन्स दैट मेल विल बी अफेक्टेड। Now let us see the case here. Suppose this is a carrier woman and a carrier woman marries a normal man। तो normal man का क्या होगा बेटा, जीनोटाइप XY। हम यहाँ सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। अब ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 50% ओवम में X क्रोमोसोम आएगा और 50% में डिफेक्टेड X क्रोमोसोम आएगा। मेल में 50% में X आएगा, 50 में Y आएगा। अब जब आप इनकी पॉसिबिलिटीज दिखाएंगे मेटिंग की, तो प्रोजेनीज में आप देखिए, तो प्रोजेनीज में 50% ऑफ द प्रोजेनीज आर नॉर्मल। अब 50% में देखिए एक जो डॉटर होगी वो क्या होगी, कैरियर होगी। कैरियर का मतलब है बेटा ये अनइफेक्टेड है, मतलब इसमें डिजीज नहीं दिखेगी, और जो मेल होगा वो कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, क्योंकि मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो जिस मेल में, जिस प्रोजेनी में डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम आया तो उसमें डिजीज अपीयर होगी। तो इसका जो आप वो देखते हैं, रेशियो देखते हैं, दैट इज 1:1:1:1। ये एक केस है। अब दूसरा केस देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ नॉर्मल वुमन मैरी अ कलर ब्लाइंड मैन। अब एक नॉर्मल वुमन अगर किसी कलर ब्लाइंड मैन से शादी करती है तो क्या होता है। अब देखिए इसमें, तो नॉर्मल वुमन के जो सारे क्रोमोसोम्स होंगे वो सब तो एक्स ही होंगे। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा उसमें भी 50% स्पर्म में डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम आएगा और 50% में वाई आएगा। तो आप देखिए जब यहाँ मेटिंग होगी तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि नन ऑफ द प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड। फीमेल जो होंगी वो क्या होंगी बेटा, कैरियर्स होंगी। तो जितनी फीमेल इसमें प्रोजेनीज में आएंगी वो सबकी सब क्या हैं, कैरियर हैं। अगेन आई एम स्पीकिंग, कैरियर का मतलब है जिसमें डिजीज नहीं होती है, जो खाली जीन को कैरी करेगा। ओके, अब अभी तक आपने जो 2 केस देखे, दोनों केस में कहीं पे भी फीमेल अफेक्टेड नहीं थी।
अब फीमेल अफेक्टेड होने का जो केस है वो बहुत रेयर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब फीमेल अफेक्टेड होगी तो उसके लिए दोनों पेरेंट्स में से मदर को कैरियर और फादर को अफेक्टेड होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये पॉसिबिलिटीज बहुत रेयर होती हैं। तो इफ यू सी दिस वन, आप इस वाले को देखिए, तो यहाँ पे देखिए द मदर इज कलर ब्लाइंड एंड फादर इज कलर ब्लाइंड। अच्छा, ये केस तो थोड़ा अलग है, एक केस इसमें मेंशन नहीं किया है, विल डिस्कस अबाउट दैट। अब देखो यहाँ पे मदर क्या है बेटा, कलर ब्लाइंड है, और फादर भी कलर ब्लाइंड है। तो इस केस में सारी प्रोजेनीज ही कलर ब्लाइंड होंगी। अब एक केस जो यहाँ मेंशन नहीं किया है वो केस ये है, सपोज करो मदर कैरियर है, मतलब मदर अनइफेक्टेड है और फादर इफेक्टेड है। ओके, फादर कलर ब्लाइंड है, मदर कैरियर है। इस केस को देखिए, इस केस में यहाँ पे क्या होगा, 50% में एक्स क्रोमोसोम आएगा, 50% में डिफेक्टेड आएगा। यहाँ पे भी दो गैमेट्स बनेंगे, 50% स्पर्म में एक्स डिफेक्टेड आया और 50% में क्या आया, वाई आया। अब पॉसिबिलिटीज देखिए, जब ये कंबाइन करेंगे तो जीनोटाइप होगा एक्स एक्स सी, मतलब कैरियर फीमेल। ये वाला देखिए एक्स वाई, मतलब नॉर्मल मेल। ये केस देखिए थर्ड केस, इस केस में आपको जो द रिजल्टेंट वुड बी अ डॉटर, और डॉटर कैसी होगी, अफेक्टेड होगी। क्यों? क्योंकि उसके दोनों क्रोमोसोम क्या है, रेसेसिव है, एक्स सी। तो इन दैट केस द फीमेल विल बी कलर ब्लाइंड। ओके, तो ये पॉसिबिलिटीज अपने आप में बहुत रेयर हैं, इसीलिए इस डिजीज में फीमेल्स के कलर ब्लाइंड होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इसी डायग्राम को एक सिंपल पैटर्न से समझाएं तो देखो, रेड कलर रिप्रेजेंट्स अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो एक नॉर्मल वुमेन अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल से शादी करती है तो इनकी सारी प्रोजेनीज नॉर्मल होंगी, बट जो फीमेल होगी वो क्या होगी, कैरियर होगी। तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को ना क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है जब जो जीन है वो मदर से सन में जाएगा और फादर से डॉटर में जाएगा। जो जीन का जो ट्रांसफर होता है, इट इज फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, तो अब ये देखिए यहाँ पे, अगर ये कैरियर वुमेन एक नॉर्मल मैन से शादी करती है तो इस केस में जो इनकी प्रोजेनीज होंगी, 50% प्रोजेनीज में जो डॉटर होगी वो कैरियर होगी। दो डॉटर्स में से एक कैरियर है, और देखिए वन मेल विल अल्टीमेटली बी अ अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो दैट इज ऑल अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस। अब आते हैं सेम इसी प्रकार का एक और डिजीज है, दैट इज कॉल्ड एज हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया भी अगेन सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब सेक्स लिंक का मतलब हो गया कि अगेन दिस डिजीज अकर्स इन द एक्स क्रोमोसोम, बट ये कौन से क्रोमोसोम में है, रिसेसिव क्रोमोसोम में है। तो मैंने इसको XX करके दिखा दिया। अब ये अगेन जब एक्स क्रोमोसोम के किसी जीन में डिफेक्ट होगा, अब कौन सा जीन होता है, बेसिकली वो जीन इफेक्टेड होता है जिसकी वजह से एक प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन किस में हेल्प करता है बेटा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो प्रोटीन विच हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग गेट अफेक्टेड, तो उसको फैक्टर 8 या 9 कहते हैं इस प्रोटीन को। अब जो फैक्टर 9 होता है, आपने कभी पढ़ा होगा कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जो प्लेटिलेट सीक्रेट करते हैं। इस केस में थ्रोम्बोकाइनेज अफेक्टेड है। तो सीधी सी बात है, जब भी इंडिविजुअल को कोई कट होगा बॉडी में तो इट विल कॉन्टिन्यूसली ब्लीड बिकॉज क्लॉटिंग इज नॉट देयर। तो क्लॉटिंग एब्सेंट है तो वो इंडिविजुअल में से कॉन्स्टेंटली ब्लीडिंग होगी। और आज तो टेक्नोलॉजी एडवांस है, बट एट सम पॉइंट इन द पास्ट देयर वर मैनी पर्सन हु डाइड बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। इसकी एक बहुत जो काफ़ी फेमस हिस्ट्री है वो है आपकी फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड, और इनसे यूरोप की आधी फैमिलीज में ये बीमारी फैली थी। दिस पर्सन क्वीन विक्टोरिया वॉज अ कैरियर, और इनकी वजह से आने वाले इनकी प्रोजेनीज में बहुत सारे इंडिविजुअल्स अफेक्टेड रहे थे। अब समझते हैं इसको। इसका भी जो फंडा है सेम किसकी तरह है, कलर ब्लाइंडनेस की तरह है। तो इसमें भी देखिए आपके बहुत सारे केसेस होंगे। नॉर्मल मेल ये हो गया, ये हो गया आपका हीमोफिलिक मेल, ये आपको XHY। नॉर्मल फीमेल, दिस इज द नॉर्मल फीमेल एंड दिस इज द इन्फेक्टेड फीमेल। ठीक है, अब फीमेल कैरियर, बाकी हीमोफिलिक दे रखा है। ये खाली जेनोटाइप्स को समझाने का तरीका। फर्स्ट केस समझते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ कैरियर वुमेन मैरीज अ नॉर्मल मैन। सपोज करो क्वीन विक्टोरिया की शादी हुई किसी प्रिंस से, तो उसमें क्या हुआ, अब उसमें समझते हैं। क्वीन विक्टोरिया वाज कैरियर। कैरियर का मतलब है डिजीज तो होगी नहीं, बट डिजीज वाला जीन है, और एक नॉर्मल मैन से शादी करते हैं। तो पॉसिबिलिटीज देखिए कि जो 50% मेल प्रोजेनीज होगी उसमें से एक मेल क्या होगा बेटा, हीमोफिलिक होगा, और एक डॉटर क्या होगी, कैरियर होगी। ओके, तो दैट्स व्हाई द पॉसिबिलिटी ऑफ
मेल गेटिंग इन्फेक्टेड इज हायर हियर, क्योंकि ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है। दूसरा केस समझते हैं। अब मैंने नॉर्मल वुमेन मैरीज अ हीमोफिलिक मैन, ठीक है, तो अब देखिए नॉर्मल वुमेन में तो XX क्रोमोसोम बनेंगे, हीमोफिलिक में XX बने। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो जीन है वो फादर से डॉटर में कैरी हो रहा है, तो none of the progeny will be colorblind, but the daughters will be carrier here because the defected gene is now present in the male X chromosome. Okay, अब अगला केस देखते हैं। जब एक, अब देखिए ये केस बहुत रेयर है, इसी में कि कोई फीमेल के इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं, तो मैंने कैरियर वुमेन मैरीज अ हीमोफिलिक मैन, तो इस केस में आप देखेंगे जो डॉटर होगी, एक डॉटर तो कैरियर होगी और दूसरी डॉटर हीमोफिलिक होगी, एंड ऑब्वियसली शी विल डाई। और सेम चीज ऐसा ही बॉयज में होगा कि वन बॉय विल बी नॉर्मल बट द अदर विल बी हीमोफिलिक। ओके, एंड नाउ अंडरस्टैंड दिस टर्म। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हीमोफिलिक या हीमोफीलिया, या फिर दूसरा हो गया आपका कलर ब्लाइंडनेस, या फिर जो सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं उन वो होने की पॉसिबिलिटीज फीमेल में लो क्यों हैं और मेल में हाई क्यों हैं। Why in the sex linked disorder male has higher chance of getting the disease whereas female has very low chance? It is because mother has to be carrier and father should be affected in order that the daughter should be affected. ठीक है, अगर डॉटर इफेक्टेड होती है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मदर को एटलीस्ट कैरियर होना पड़ेगा और फादर को अफेक्टेड इंडिविजुअल होना पड़ेगा, जो अपने आप में एक रेयर फिनोमिनन है। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स होने के जो चांसेस हैं वो मेल में ज़्यादा होते हैं। दैट इज ऑल फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पार्ट 1 टुडे। वी हैव टू डिस्कस अनदर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ऑल्सो। So that is all. In case of any query, just let me know. Thank you.